थ्री जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज 7 फरवरी 2024 इलेक्शन कैंपेन जिन्होंने लोगों ने की है, कल रात तक उनके पास टाइम था। सब ने अपना पैगाम अपना अपना लोगों को दे दिया और आज के दिन में पोलिंग्स के इंतजाम हो रहे हैं और सुबह इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पोलिंग डे है। मेरी एक तो रिक्वेस्ट है तमाम आलियाने पाकिस्तान को, जो जो मेरी बात सुने, एक तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच सके कि सुबह वोट ज़रूर डालें। एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बहुत बड़ी कोताही है कि लोगों के अक्सर लोगों के वोट जो हमने देखे हैं उनके अपने एड्रेस के मुताबिक वोट पोलिंग स्टेशन नहीं बने हुए, बहुत बहुत दूर भी हैं। बाज़ के उनके इलाके के मुताबिक हैं, बाज़ के दूसरी तहसीलों में हैं। अब ये कोताही कैसे हुई ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जिधर भी आपका वोट है आप तकलीफ करके ज़रूर चले जाएं और अपना वोट ज़रूर डालें। एक दिन की जो सहमत है कम से कम आपका हिस्सा पड़ जाए कि आपने जिस नज़रिए को मुनासिब समझा आपने उसमें अपना राय दे दी। हम हुकूमत की खामियों के ऊपर, गलतियों के ऊपर अपना इजहार ख्याल करते हैं, इजहार नाराज़गी करते हैं, कोसते हैं, लेकिन एक दिन जो हमें राय देने का है वो हम कुताही कर जाते हैं, अपनी राय हम नहीं देते। तो बहरहाल सुबह 8 फरवरी को जैसे भी ये इलेक्शन हो रहे हैं, अगरचे ये इंतखाबात जिस तरीके से हो रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा हमें अफसोस भी है। बहुत बद इंतज़ामी रही। एक पार्टी को बिल्कुल डंडे मार के अंदर करने की कोशिश की गई और दूसरी एक पार्टी को बहुत ज़्यादा ऑफिशियली अनऑफिशियली प्रोटोकॉल दिया गया। ये तो मैं समझता हूँ काजी फाइज ईसा साहब के लिए भी लम्हा फिक्रिया है और चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि वो कहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और वो कहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो अपने मतहत सिस्टम को देख भी रहे हैं और उन्हें समझ भी नहीं आ रही। बहरहाल मैं तो अरसे दराज से ये बातें कह रहा हूँ कि हमें अदालती इस्लाहात की भी ज़रूरत है, हमें सियासी इस्लाहात की ज़रूरत है। ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये जो जमहूरी कल्चर जो चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, मैं तो इससे मुतफिक नहीं हूँ। 2002 से मैंने ज़ाती तौर पे इलेक्शन लड़ा, मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ। उससे पहले मेरे भाई 2 दफ़ा मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। लेकिन जब से मैंने इस सिस्टम को करीब से देखा है 2002 से ही मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। अगरचे मैं इसी सिस्टम के तहत MNA बना, इसी सिस्टम के तहत ज़िला नाज़िम बना, इसी सिस्टम के तहत अभी मैं मेंबर सूबाई असम्बली था, लेकिन मैंने कभी भी इस सिस्टम को सही तस्लीम नहीं किया कि ये कहाँ का दस्तूर है कि एक तरफ बहुत समझदार दानिश्वर आदमी, एक आलम दीन, उसके वोट की भी वही कीमत है, और एक बिल्कुल फजूल शराबी आवारागर्द 2 आने लेके वोट देने वाला, उसकी वोट की भी वही कीमत है। ये तो मजाक है। बहरहाल ये इत्तफाक है कि अमेरिका में, यूरोप में या हिंदुस्तान में या और बाज़ मुल्कों के अंदर ये निज़ाम किसी हद तक बेहतर तरीके से चल रहा है। ये यूं ही कह लें कि एक वायरस है जो नुकसानदेह है, लेकिन बाज़ औक़ात वो किसी मुआशरे के अंदर वो नुकसान नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो वायरस नहीं है और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो ख़तरनाक चीज़ नहीं है। तो ये जमहूरी निज़ाम जिसमें वोट बिल्कुल बराबर है, ये मैं इसको कभी तस्लीम नहीं करता। और फिर बहरहाल अभी तो सुबह वोटिंग होनी है, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी पहले भी कोशिश रही है साबका हुकूमतों में भी, और जब मैं कौमी असम्बली के अंदर था उस वक्त भी मैंने कोशिश की अपनी समझ और बसात के मुताबिक हिस्सा डालने की और चीज़ों को ठीक करने की। कुछ में हम कामयाब हुए और कुछ में नहीं हुए, लेकिन अभी चूँकि मैं तो ज़ाती तौर पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहा, और इसलिए नहीं ले रहा था कि मेरा इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों से एक ज़ाती इख्तलाफ राय मेरा था, और मेरी कोशिश थी कि हमारी जो मजहबी जमातें हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने का एक अहद रखती हैं,
उनके अंदर एक इत्तेहाद की फजा पैदा हो जाए और तमाम मजहबी जमातें एक लाइन पे आ जाएं। लेकिन बहरहाल उसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जमीयत उलमा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगा, जमात इस्लामी के सेंटर सराजुल हक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकज़ी के कायदीन का। और फिर मेरी मुलाकात हुई हाफिज सईद साहब के साहबजादा साहब यहाँ शरपुशी तशरीफ लाए डेलीगेशन के साथ, और फिर मैं भी उनके दफ्तर में गया, उनसे भी मुलाकात रही। और फिर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो साबिक गवर्नर हैं, उनसे भी तफसील बातें हुई, और एजाजुल हक साहब से भी रब्ता रहा। तो सभी एक लाइन के ऊपर आ गए थे। लेकिन हमारी एक स्ट्रॉन्ग जमात जो मजहबी नाम के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रही है, सिर्फ उस एक जमात जिसने वादा किया, जिनसे बातें हुई, मुज़ाकरात हुए, और उन्होंने कहा हमें 2 दिन का टाइम दे दें सोचने का। लेकिन मैं तो गुज़श्ता 5-7 साल से ये एटीट्यूड देख रहा हूँ कि उन्हें कुछ गलत फहमियाँ हैं। बहरहाल इन सुबह के इलेक्शन के बाद उनकी गलत फहमी भी निकल जाएगी। अगर वो एक जमात भी मान जाती, बाकी तो सारे माने हुए थे, तो फिर मैंने हिस्सा जरूर लेना था बतौर वर्कर। मुझे कतई ये शौक नहीं है कि मैं MNA बनूं, MPA बनूं, वजीर बनूं। मुझे तो बार बार वजारतों की ऑफरें होती नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी अट्रैक्शन नहीं उसमें महसूस की, और ये जिम्मेदारी मैंने नहीं ली। हाँ, बतौर MNA मैंने काम किया है, बतौर ज़िला नाज़म काम किया है, बतौर MPA काम किया है, और मुझे इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई दूसरा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरीके से मैंने इत्मीनान के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ और नेक नीति के साथ इलाके को सर्व किया है और असम्बलीज के अंदर अपना रोल अदा किया है, कतई नज़र इसके कि कोई पार्टी क्या कह रही है और कोई पार्टी क्या कह रही है। दूसरे नंबर पे मैं पार्टियों के क्यों खिलाफ हूं? देखिए, हर पार्टी जो है तकरीबन उसके अंदर डिक्टेटरशिप है, और हर पार्टी खानदानी पार्टी बनी हुई है। मैं इनको पार्टियां नहीं कहता, ये गैंग है। ये मुस्लिम लीग का गैंग है, ये पीपल्स पार्टी का गैंग है, ये तरीके इंसाफ को इमरान खान ने पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी गैंग बन चुका है। वो तरीके इंसाफ का गैंग है। ऐसी हमारी जो मजहबी जमातें हैं उनके भी ग्रुप और गैंग है। तो जमहूरी पार्टी अगर मैं देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है, एक ही पार्टी है। लेकिन अब बहरहाल वो एक अलग बात है कि उनके साथ फिर हम क्यों नहीं चलते, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर मैं जमहूरियत की फिगर्स के ऊपर आऊं तो वो जमात इस्लामी उस म्यार पे पूरा उतरती है, बाकी तो कोई जमात उस पर नहीं पूरा उतरती। लेकिन इन चीज़ों को हमने ठीक करना है। और फिर हमारा जो सियासी कल्चर है वोट देने का, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं करता। मेरी अपनी जो ओपिनियन है, वोट आवारा बंदे का वोट नहीं होना चाहिए, वोट सिलेक्टेड होना चाहिए, जिम्मेदार बंदे का वोट होना चाहिए। अब जिम्मेदारी का तयन कैसे होगा, इसके लिए भी साहब राय लोग जमा हों, इसका हल निकल सकता है। मेरे से पूछेंगे, मैं भी अर्ज कर दूंगा। बड़ा आसान तरीकाकार है। बल्कि मैं जो समझता हूं कि जो टैक्स पेयर है उसको वोट देने का हक होना चाहिए, जो टैक्स नहीं देता उससे वोट भी नहीं लेना चाहिए। कि जो खुद मोहताज है तो वो फिर जो टैक्स देते हैं उस इलाके के लोग वो फैसला करें कि उनका MNA कौन होगा, उन पाकिस्तान का वजीर आजम कौन होगा, पंजाब का या अपने सूबे का उसका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जो डिपेंडेंट है वो फिर एतमाद करें उन लोगों के ऊपर जो सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, जैसे कारोबारी लोग हैं, तजारती लोग हैं, या एक बंदा मुलाजिम है, मैं कहता हूं, और मुलाजिम होने के बावजूद वो 20-25-30 हज़ार महीने की तनख्वाह लेता है, लेकिन 100 रुपया साल का गवर्नमेंट को भी दे देता है कि जी जो भी उसका बनता है टैक्स। तो हम कहेंगे ये जिम्मेदार आदमी है। एक बंदा पकौड़े बेचता है या जूते मरम्मत करता है, छोटा सा काम है, लेकिन साल के बाद वो कहे जी मैंने मरम्मत कर करके रोज का 5 पैसों कमाया या 1000 रुपया कमाया, तो मैं साल के बाद 500 रुपया गवर्नमेंट को भी देता हूं। तो इसका मतलब है कि वो जिम्मेदार आदमी है, और इसके मुकाबले में एक सुनहरे का काम करता है करोड़ों अरबों का, और साल के बाद गवर्नमेंट को कहेगी मुझे तो बचा ही कुछ नहीं। हम कहेंगे तू तो नालायक आदमी है, जो तुम अपने घर के लिए कुछ नहीं बचा सका तो हुकूमत को मशवरा क्या सही देगा? तुझे वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। तो जो टैक्स पेयर नहीं है, जो टैक्स नहीं देता, जो जिसने अपने आप को रजिस्टर तो करवाया लेकिन टैक्स नहीं दिया, तो इसका मतलब नालायक आदमी है। तो नालायकों से वोट नहीं लेना चाहिए।
तो बहरहाल ये मेरी सोच है, लेकिन अगर जिम्मेदाराना इकट्ठे हों तो वो फिर फैसला कर सकते हैं कि इसका तरीकाकार क्या हो। दूसरे नंबर पे जो मौजूदा तरीकाकार है, मैं इसके भी खिलाफ हूं। देखिए, छोटी जमातें हैं, जैसे हमारी तहरीक लबैक है, जमात इस्लामी है, जमात दावा मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से काम कर रही है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, सुन्नी तहरीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इनके हर शहर में थोड़े थोड़े वोट मौजूद है, हर मोहल्ले में मौजूद है। लेकिन किसी एक इलाके में वो पूरी तरह बाज़ औक़ात तो किसी शख्सी मकबूलियत की वजह से अक्सरियत ले लेते हैं, बाज़ अक्सर नहीं लेते, लेकिन वोट तो उनका चारों सूबों के अंदर मौजूद है। फिर उनकी नुमाइंदगी कहाँ जाएगी? तो अगर मुतनासिब नुमाइंदगी से इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के, तो ये फहद वो तरीकाकार है जिससे हर मकतबा फिक्र, हर सोच रखने वाले की नुमाइंदगी असम्बली के अंदर होगी। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं, जो मैंने पिछले हुकूमतों को भी कहा, लिखकर भी भेजा, इसके ऊपर बहसें भी की, कि हमने माइनॉरिटीज के वोट रखे हुए हैं, गैर मुस्लिम्स के बिल्कुल होने चाहिए। स्पेशल सीटें हैं, खवातीन की स्पेशल सीटें हैं, जो कि अमेरिका के अंदर भी खवातीन की स्पेशल सीटें नहीं हैं और बरतानिया में भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हैं। लेकिन उलमाए कराम की कोई स्पेशल सीट नहीं है। अगर क्रिश्चियंस की स्पेशल सीटें हैं तो दीन को समझने वालों की भी स्पेशल सीटें होनी चाहिए। क्यों? कि ये दीनदार लोग जिन्होंने दीन पढ़ा और आगे पढ़ाते हैं, वो नेक नीति से काम कर रहे हैं, उनके पास ऐसे वसाइल नहीं होते कि इलेक्शनों के ऊपर वो खर्च कर सकें, और खर्चे के बगैर निज़ाम चलता नहीं है। तो लिहाजा दीन समझने वालों का, जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसका आइन यह है कि इस्लाम के मुताबिक चलना है, तो दीन को समझने वाला एक भी असम्बली में ना जाए। ये तो हुस्न इत्तेफाक है कि कोई ना कोई इक्का दुक्का फिर भी उलमा चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम में के अंदर तो नहीं है ना कि हर सूरत उलमा आएंगे। बिल फर्ज मौजूदा इलेक्शन के अंदर सिर्फ वकला या दूसरे आम लोग, ताजर लोग चले जाएं, लेकिन जिनको कुरान और हदीस के ऊपर कोई नजर नहीं है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि वो निज़ाम कैसे चलाएंगे? सिस्टम तो नहीं कहता ना कि हर सूरत उलमा इसके अंदर आए। तो लिहाजा इनकी रिजर्व सीटें कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर और सेनेट के अंदर उलमा की होनी चाहिए, जिसमें तमाम मकातब फिक्र, बरेलवी मकतबा फिक्र है, देवबंदी मकतबा फिक्र है, अहले हदीस मकतबा फिक्र है, अहले तशय्युई मकतबा फिक्र है। ये चार बड़े जो सेक्ट हैं, उनके तनासब से उनकी नुमाइंदगी आनी चाहिए, और इसके बाद ही हम समझेंगे ये सही जमहूरी निज़ाम है। और दूसरे नंबर पे जो वज़रा हैं, इसके ऊपर में बाद में बातें इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अभी तो मेरा सिर्फ इतना है आपके लिए गुजारिश कि अगर ये इलेक्शन जैसे भी हो रहे हैं, अगर ये इसके अंदर पकड़ दकड़ हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, और जिसका अफसोस हुआ, हमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल सुबह आप लोग वोट जरूर डालें, एक दफ़ा वोट डालें। जो भी असम्बली बनेगी, इंशाअल्लाह ताला मेरा इरादा है कि शरफ शरीफ से हम ये आवाज़ उठाएंगे। अगर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा वो भी करेंगे। हम इस जमहूरी कल्चर को ठीक करना है। मुझे कतई शौक नहीं है कि मेरे हाथ में कुछ हो, मुझे सिर्फ ये है कि जिसके हाथ में भी है वो अवाम की खिदमत के लिए बरते। अभी पार्टियों को हम क्या देखते हैं कि उन्हें यही 24 घंटे फिक्र होती है। जो मैंने वज़राए आला को करीब से देखा, वज़राए आज़म को करीब से देखा, आम मिनिस्टर्स की तो खैर क्या, उनकी तो हैसियत ही कुछ नहीं होती, वो तो खुद लाइन में लगे होते हैं चीफ मिनिस्टर के आगे या वज़ीर आज़म के आगे। तो बहरहाल जो वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है, उसकी सोच क्या होती है कि अभी मेरी हुकूमत आ गई है, दोबारा हुकूमत कैसे करनी है, जो मेरे मुखालिफ है उसको अंदर कैसे करना है, अपने धड़े को मजबूत कैसे करना है, मुखालिफ को दबाना कैसे है। जब 24 घंटे ये फिक्रें हैं, तो ये फिक्र कब होगी जो भूखा सो रहा है उसको इज्जत से रोटी कैसे देनी है, गरीब का बच्चा दूध पिए बगैर सो गया, इसको अमन कैसे देना है। ये फिक्रें कब करेंगे, ये सोचे उन्हें कब आएंगी। फलां इलाके में तालीम के प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल नहीं है, वहाँ स्कूल कैसे खोलना है, इतने करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इनको स्कूल में कैसे लेके आना है, जो स्कूल में पढ़ गए इनको बाइज्जत रोजगार कैसे देना है। ये सब चीजें वो है जो सोचने की है, और उनके पास सोचने का टाइम ही नहीं होता। टाइम तो ये है कि मुखालिफ को अंदर कैसे करना है, अपने को प्रमोट कैसे करना है, अपने खानदान को कैसे ताकत में लेके आना है,
अपने दोस्तों को कैसे ओबलाइज करना है। जब ताकतवर लोग, बड़े कायदे 24 घंटे ये सोचेंगे तो अवाम का कब सोचेंगे। तो बहरहाल हमने मिलजुल के इस काम को करना है। इंतखाबात के बाद क्या हम हुक्मरानों को इस तरफ तवज्जो दिलाएं, जो भी हुकूमत बने उसको तवज्जो दिलाएं। एक तो इंतखाबी इस्लाहात करने की जरूरत है, अदालती इस्लाहात करने की जरूरत है। मैं इस चीज का कायल नहीं हूं, जो डायरेक्ट जजेस बनते हैं बिल्कुल सरासर गलत है। कंपटीशन का इम्तिहान दें, सिविल जज भर्ती हो। हाई कोर्ट के जज 10 साल जिसके पास एक प्रैक्टिस है झूठ बोलने की कि उसने चोरों को छुड़ाया, कातलों को छुड़ाया, दलाइल दिए चोर को कि चोर नहीं है, दलाइल दिए कि कातल नहीं है, जिसके पास फ्रॉड और झूठ का 10 साल का एक्सपीरियंस है और फिर हुकूमत के साथ उसके तल्लुकात हैं, तो वो पता चलता है हाई कोर्ट का जज बन गया सिर्फ इस वजह से कि उसके तल्लुकात हैं। क्या उसकी बैकग्राउंड होती है, क्या उसकी बैकग्राउंड होती है? यही वजह है कि हमारी अदालतें तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान के बेड़ागर्क का हमारी अदालतें कर रही हैं। क्यों? अभी जो मौजूदा जज इस तरह के आ गए हैं जिनको ना खुद शर्म है ना हया है। अब फिर वो कहेंगे तो इन्हें अदालत है। मैं कहूंगा आप तो इन्हें पाकिस्तान कर रहे हैं, तो इन्हें इस्लाम कर रहे हैं, अब तो इन्हें आइन कर रहे हैं, आप अदालतों का खुद मजाक उड़वा रहे हैं। जज खुद अदालतों की बेरुखी का बायस बने हुए हैं। लेकिन ये ठीक कैसे होगा? ठीक ऐसे होगा कि जज वो है जिसने कंपटीशन का इम्तिहान दिया है और मुकाबले के इम्तिहान के अंदर जज भर्ती हो, वही प्रमोट होता होता सेशन जज बने, सेशन जज ही हाई कोर्ट के अंदर जाए और हाई कोर्ट के जज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए। फिर यह अदालती निजाम सही होगा। जब ये चोर दरवाजे जो आते हैं, सियासी बेस जो आते हैं, बिल्कुल सरासर जिन्होंने अदालतों का निजाम तबाह कर दिया है, ये सिस्टम भी गलत है। मैं इसका कम से कम कायल नहीं। और इसी तरीके से जो वज़रा है वो भी MNA MP वजीर नहीं होने चाहिए। अगर मैं अपने इलाके का MNA हूं और मुझे वजीर बना दिया जाए, मेरा 24 घंटे फिक्र तो अपने इलाके की है कि मेरे इलाके के लोग खुश होते हैं कि नहीं होते, वहां डेवलपमेंट हुई कि नहीं हुई, वहां कोई तकलीफ है कि नहीं है। भाई मैं वजीर तो अगर बन गया पूरे पाकिस्तान का, कराची से खैबर तक, फिक्र मेरी अपने इलाके के अंदर रहती है। तो इसलिए जो MNAs हैं या MPs हैं, इनको वजीर नहीं होना चाहिए। वजीर आजम को अख्तियार होना चाहिए कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपनी मर्जी से उठाए, जिनको मर्जी वजीर भर्ती करे। क्यों? अवाम को जवाब दे वजीर आजम होता है। इसी तरीके से वजीर आला को अख्तियार होना चाहिए कि जिसको मर्जी वो बतौर वजीर भर्ती करे, असम्बली को जवाब दे और अवाम को जवाब दे वजीर आला है। अगर वो असम्बलियों से बंदों को लेते हैं वो तो प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। 10 MNA हम आपके साथ चलते हैं, जब वजारत दें। जब 10-10, 5-5, 6-6 MNA MPs से ब्लैक में लोगों के वजारतें देनी है और फिर वो वजीर अगर करप्शन करेंगे, बेड़ागर करेंगे निजाम का, तो क्या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता। तो फिर गाली तो पड़ती है चीफ मिनिस्टर को, गाली तो पड़ती है वजीर आजम को, लेकिन वो तो मजबूर है, हमने तो उसके हाथ बांध दिए। लिहाजा वजीर आजम या वजीर आला को बाख्तियार होना चाहिए। वजीर उसकी अपनी मर्जी की होनी चाहिए। MNA MP वजीर नहीं होने चाहिए। बाहर से वजीर भर्ती करे। हाँ, अगर किसी MNA साहब को या MPA साहब को चीफ मिनिस्टर साहब या वजीर आजम साहब वजीर लगाना चाहते हैं, वो फिर असेंबली की सीट से इस्तीफा दें। और वजीर आजम भी MNA नहीं होना चाहिए। अगर किसी MNA को वजीर आजम बना दिया जाए तो वो भी फिर असेंबली की सीट से इस्तीफा दे। वजीर आजम पूरे मुल्क का वजीर आजम होना चाहिए। वजीर आला पूरे सूबे का वजीर आला होना चाहिए। इस निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। जब तक यह निज़ाम ठीक नहीं होता, अवाम की तकलीफें हम दूर नहीं कर सकते। और मैंने अक्सर दराज से जो चीज़ फोकस कर रहा हूँ, जो बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, जिम्मेदारान की तवज्जो दिला रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला जो भी असेंबली बनेगी, हम कोशिश करेंगे तमाम MNAs को और MPs को इस बात के ऊपर कन्विंस करें कि सबसे पहले लोगों की रोटी की फिक्र करें, फिर सेहत की फिक्र करें, फिर उनकी एजुकेशन की फिक्र करें। सबसे पहले रोटी, सेहत और तलीम, फिर उसके बाद देखें गलियां, सड़कें और बाकी तमीर जो है वो बात का काम है। लेकिन पहले ये चीजें हम पूरी कर लें। अब ये चीजें पूरी कैसे करनी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं जिला नाज़िम था, अपना बजट में खुद बनाता रहा हूँ शेखपुरे का, और मेरा बना हुआ बजट पूरे पंजाब में सर्कुलर चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया। उनको तो नहीं पता था मियां जलील अहमद ने बनाया है। वो तो DCO साहब को अप्रिशिएट कर रहे थे और DCO साहब वो अप्रिशिएशन लेटर लेके मेरे पास आ गए कि देखिए जी, आपकी मेहनत है, नंबर हमें मिल रहे हैं। तो बहरहाल मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो मर्जी वजीर खजाना हमारा रहा है, बैठ जाए मेरे सामने, एक साल का बजट वो बनाए और दूसरे साल का मैं बनाता हूँ, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और ये चीजें
रोटी सेहत और तलीम को हमने कैसे करना है बगैर बैरूनी अमदाद लिए, इंशाअल्लाह ताला याजूर शेर रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके हम अगर हुकूमत ने जो भी हुकूमत बनती है अगर उसने हमसे कुछ रहनुमाई ली तो हम इंशाअल्लाह ताला वो तरीक़ाकार लेके आएंगे कि रोटी सेहत और तलीम का बुनियादी जो नारा है इसके साथ हुकूमत अपनी काम करना शुरू करे, लोगों का रोजगार की फिक्र करे, लोगों की सेहत की फिक्र करे, लोगों की तालीम की फिक्र करे। सड़कें गलियां रेलगाड़ियां ये बाद में चलती रहेंगी, मोटरवे बाद में बनती रहेंगी। अगर पूरे पाकिस्तान में एक बंदा भूखा मर जाता है कि वो उसको रोटी नहीं मिल सकी, एक बच्चा बिलखता हुआ फौत हो जाता है कि उसका बाप उसे दूध नहीं पिला सका, तो हमने ये मोटरवे कहाँ हमें रोजे मैचर, ये मोटरवे हमें कहाँ बचाएगी, ये रेलगाड़ियां हमें कहाँ रोजे मैचर जो सर्टिफिकेट ले देंगी। उस एक बच्चे की जो गिरफ्त है शायद चीफ मिनिस्टर अपना गिरफ्तार ना छुड़ा सके। एक बंदा जो भूखा फौत हो गया, एक बंदा जो बगैर इलाज के फौत हो गया, शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपना गिरफ्तार रोजे मैचर नाम से छुड़ा सके। तो बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरी आज की गुफ्तगू में फिर रिक्वेस्ट है तमाम माओ बहनों को, अपना अपना वोट ज़रूर कास्ट करें और अपनी समझ के मुताबिक कास्ट करें। किसी से मुतासर होकर नहीं, किसी बरादरी की वजह से नहीं, किसी इंप्रेशन की वजह से नहीं, अपनी समझ के मुताबिक जिसको बेहतर समझते हैं कि ये बंदा बेहतर है। मैंने अपना फैसला क्या किया है, मेरे सब शर्क पीछे के दोस्त जानते हैं, कतई नजर इसके कि कौन किस पार्टी से है। मैं इस वक्त साफ बात है, इमरान खान साहब से भी इख्तलाफ रखता हूँ, नवाज शरीफ साहब से भी इख्तलाफ रखता हूँ, मजहबी जमातों से भी इख्तलाफ रखता हूँ, ये बिल्कुल सबको पता है। फिर इसीलिए मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आज़ाद हम पैनल बनाना चाह रहे थे लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं तैयार हुए और उन्होंने नहीं जरूरत की, तो फिर हमने यही बात मुनासिब समझा कि इलेक्शन में हिस्सा खुद ना लिया जाए। जो भी अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर पिक एंड चूज करें कि कौन निस्बतन हमें बेहतर लगता है, उसी हिसाब से हम इंशाअल्लाह ताला सुबह वोट कास्ट कर रहे हैं। तो मेरी कराची से खैबर तक तमाम दोस्तों को, तमाम बहन भाइयों को यही रिक्वेस्ट है कि वो सुबह के इलेक्शन में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। उसके बाद जो भी असम्बली बनेगी हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर शर्क शरीफ के प्लेटफार्म से ज़रूर खिदमत इस मामले में करेंगे, उनकी रहनुमाई का बायस बनेंगे और उनसे बेहतर काम लेने की कोशिश करेंगे ताकि वतन अजीज़ पाकिस्तान सही जमहूरी इस्लामी मुल्क बन जाए और दुनिया की क़यादत भी इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान ने ही करनी है। आज फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर जो जुल्म हो रहा है किसी को कोई शर्म आया? वहाँ बच्चे, वहाँ माएँ बहनी, वहाँ बूढ़े किस तरीके से तड़प रहे हैं। एक बच्चा बच गया, उसके सारे कुछ माँ बाप शहीद हो गए, माँ बाप बच गए, उनके बच्चे शहीद हो गए, उनके बुजुर्ग चले गए, उनके सामने उनके बच्चे दुनिया से जा रहे हैं। वहाँ लोगों को रोटी नहीं मिल रही, वहाँ पानी नहीं मिल रहा। एक बच्चे की तस्वीर मैंने देखी, बेचारा घास खा रहा था, घास खा रहा है जैसे बिस्कुट खाते हैं। यार क्या हो गया है? कहाँ वो हैं जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, औरत मार्च की बात करते हैं, वो बेगैरत आज किधर हैं, वो बेशरम आज किधर हैं? यूरोप के अंदर इन्हें बड़ी इंसानियत चाहिए। अमेरिका तो बदमाश है दुनिया का, अमेरिका तो सबसे बड़ा गुंडा है दुनिया का। और मैंने ये बात 2002 में कही थी जब ज़िया-उल हक का जमाना था, 2002 भी नहीं बल्कि उससे पहली बात है जब ज़िया-उल हक जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था, उस वक्त मैंने ये मशवरा दिया था कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो अमेरिका से कता तलकी करनी होगी। जिस तरीके से हमें इसराइल जाने के ऊपर पाबंदी है, इसी तरीके से अमेरिका जाने के ऊपर भी पाबंदी लगानी होगी अगर पाकिस्तान को बचाना है। क्यों? अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। अगर उसने दोस्ती के तरीके से चलना है तो फिर उन टर्म्स के ऊपर आए जिन टर्म्स के ऊपर बराबरी की बुनियाद के ऊपर चल सके। वगरना हमें अपना करीबी रिलेशन चाइना के साथ और रूस के साथ रखना चाहिए, अमेरिका से कता तलकी करनी चाहिए। दुनिया का बेड़ा गर्क किसने कर दिया है? आज गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है? कोई अरबों को भी है कोई शर्म? सब जो हुक्मरान अमेरिका ने खरीदे हुए हैं और सब चुप है। और दुनिया की ये बॉर्डर लाइनें जो है ये तो बेईमानी है इंसानियत के लिए। एक इंसान तड़पता हो चाइना के अंदर, एक इंसान तड़पता हो जापान के अंदर, एक इंसान तड़पता हो सऊदी अरब के अंदर, एक इंसान तड़पता हो अमेरिका के अंदर, तो हम आंखें बंद करके बैठे नहीं कि यार वो हमारा बॉर्डर नहीं है। इसके ऊपर किसने सोचा? यह अक़वाम मुत्तहिदा किस लिए है? ये किस लिए ये बनाए हुए अदारे? तो बहरहाल अगर इंसानियत है तो नजर आनी चाहिए थी। आज गजा के अंदर जो जुल्म हो रहा है, तौबा नऊज़ बिल्लाह, तमाम शहजादे आराम से बैठे नाश्ता कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं और शर्म यही किसी को नहीं है। बहरहाल अल्लाह करे
कि हमारे सुबह का इलेक्शन पुरस्कून पुरअमन तरीके से हो जाए, उसके बाद जो भी हुकूमत बने वो इंतखाबी इस्लाहात भी करे और अपने बजट की इस्लाहात भी करें और आलम इस्लाम को मुत्तहिद करें। और आलम इस्लाम अगर मुत्तहिद हो गया सही मानों में जो तलीमात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाक दुनिया के अंदर यहूदी भी अमन में रहेंगे, ईसाई भी अमन में रहेंगे, हिंदू भी अमन में रहेंगे, बशर्ते कि वो निज़ाम जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। और यहूदियों को तो बतौर खास जब पता होना चाहिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बैतुल मक़दस को फतह किया तो उससे पहले वहां ईसाइयों की हुकूमत थी और ईसाई हुक्मरानों ने ये शर्त रखी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आगे कि हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, हम हैंड्स अप कर रहे हैं, हम आपको तक दे रहे हैं ये फलस्तीन के इलाके का, लेकिन हमारी शर्त यह है कि यहां यहूदी कोई ना आए। लेकिन हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि नहीं, उनकी भी ये इबादतगाह है, हम उनको नहीं रोकेंगे। यहाँ ईसाई भी आए, यहूदी भी आए, मुसलमान भी आए, हम सब के लिए बराबर इसको रखेंगे। तो ये आज हज़रत उमर फारूक के एहसान का बदला मिल रहा है कि आज वो हरामजादे यहूदी जो हैं मुसलमानों को ज़िबा कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर सही जमहूरी कल्चर आ जाए, क्वालिटी वाला, और फिर आलम इस्लाम की ये क़यादत करे और फिर दुनिया को भी हम समझाएं कि अमन किसको कहते हैं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।